नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अरनपुर में नक्सली हमले में 10 जवानों और एक ड्राइवर की जान गई है। 11 लोग शहीद हुए हैं जवान। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद देने की बात कही। दंतेवाड़ा हमले पर गौर करें तो यहां छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पिछले हमलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि चुनावी साल में ही ये लोग एक्टिव होते हैं और अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन रिपोर्ट आप पहले देखिए। बुधवार को छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला उस वक्त तेल उठा जब नक्सलियों ने डीआरजी की गाड़ी पर आईडी हमला कर दिया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक डीआरजी की टीम एक ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर पुलिसकर्मियों के वाहन को उड़ा दिया, जिसके लिए 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। इस घटना के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने फोन से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और हर संभव मदद का ऐलान किया। इसके बाद भूपेश बघेल ने मामले पर दुख जताते हुए कहा, नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। वहीं इस घटना पर बीजेपी के नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दुख जताया है और सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े किए हैं। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत की गई है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसको तत्काल जवाब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और उसकी बदला लेनी चाहिए। उनकी शहादत बेकार ना जाए। इसके साथ ही साथ एक सप्ताह पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर में जो हमला हुआ और हमला होने के बाद में तत्काल यहाँ पर गृह मंत्री को वहाँ पहुँचनी चाहिए थी और पहुँच करके अधिकारियों के साथ में बैठ करके उसकी रणनीति बनानी थी। ये नहीं हुआ और उसका कारण जो दुष्परिणाम हमारे सामने में आया कि 11 जवान हमारे शहीद हुए। आखिर सरकार क्यों नक्सलियों से लड़ना नहीं चाहती है? क्यों उनके खिलाफ में जो व्यवहार होनी चाहिए सरकार करना नहीं चाहती है? आखिर सरकार नक्सलियों से जो हमारे इतने शहादत हो रहे हैं उनके बदला लेने क्यों नहीं चाह रही है? और कहीं न कहीं ये सरकार की चूक हुई है जिसके कारण में हमारे जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुख जताया, साथ ही सरकार की कार्रवाई पर सफाई देते हुए नजर आए। लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। हफ्ते भर के अंदर 2 बड़ी घटनाओं ने नक्सलियों के मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो अब शांत नहीं हुए। नक्सलियों की क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो चुनावी साल में नक्सली एक्टिव होते हैं। ऐसे में सवाल ये कि सरकार की तरफ से नक्सलियों के पर कुचलने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सवाल ये भी कि सरकार विधायक मंडावी पर हुए हमले के बाद सजा क्यों नहीं हुई? ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, दंतेवाड़ा। नक्सली हमले से दंतेवाड़ा दहल उठा, 11 लोगों की जान गई है, 11 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था, 50 किलो तकरीबन विस्फोटक लगाया था, जिसके चलते ये हमला हुआ। सर्च ऑपरेशन पर निकले थे जवान
और तभी नक्सलियों से मुठभेड़ हो जाती है। इसके बाद फायरिंग होती है ताबड़तोड़, और एक पिकअप गाड़ी जिसमें तमाम जवान सवार थे हमारे, और वो जवानों को उड़ा दिया गया, उस गाड़ी को उड़ा दिया गया आईडी ब्लास्ट के जरिए। 50 किलो विस्फोटक इसमें सवार था। आईडी विस्फोटक 50 किलो वजनी। नक्सल का नश्तर आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इस क्या नक्सल समस्या का खात्मा छत्तीसगढ़ में हो पाएगा? नक्सली हमले से दंतेवाड़ा दहल उठा है। इससे पहले भी हमला हुआ था, नक्सलियों ने आईडी से ब्लास्ट किया। इसके साथ ही ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की जान गई है। सरकार के दावों पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि हमला पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, इस तरह का नक्सली हमला। इंटेलिजेंस से आखिरकार कहां चूक हुई? ये हमले पहले भी लगातार होते आए हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश थी, आखिरकार वो कोशिश धरातल पर क्यों नहीं आ रही? बस्तर की आबोहवा से कभी लाल आतंक क्या खत्म हो पाएगा? क्या लाल आतंक पर लगाम लग पाएगा? लाल आतंक पर क्या विराम लग पाएगा? चुनाव से पहले लाल सलाम का एक खेला जो है वो अब फिर शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं नक्सली मूवमेंट एक्टिव हो जाता है और नक्सली इस तरह की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और राजीव चक्रवर्ती साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, जो आज हुआ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वो वाकई में भयावह था, और इस घटना को देखते, इस खबर को जिस किसी ने भी सुना उसकी रूह कांप गई सर, आत्मा हिल गई अंदर से। इस घटना पर सर क्या कहेंगे? क्या नक्सलवाद का खात्मा संभव है छत्तीसगढ़ में? निश्चित तौर पे शिवम जी, देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि लगातार आज जैसा ये घटना हुई और बहुत दुखद घटना है, और आपके माध्यम से मैं उन शहीद हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उचित स्थान प्रदान करे, और हम सब उनके परिवार के साथ हैं। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश के लोग आज उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और मेरी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से हमने इन 4.5 सालों में हमने जो वहां पर काम किया, विकास की जो अविरल गंगा बहाई है, और इनके खिलाफ बता रहा हूं मैं आपको कि हमारी ये अंतिम लड़ाई, अंतिम दौर की लड़ाई जो चल रही है, इसी वजह से ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, और नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री ने भी कहा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि दंतेवाड़ा के जो अरनपुर के पलनार क्षेत्र में जो आज ब्लास्ट की जो खबर आई, जो ब्लास्ट हुआ, वहां पर एक नया कैंप खुला है शिवम जी। और जवान वहां पर सड़क का काम भी अंतिम दौर पे है, और इतने 15 सालों से वहां पर सड़कों का काम नहीं हो पा रहा था, और अभी जिस प्रकार से उसको सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, आज जवान उसकी सर्चिंग पे जा रहे थे और ये दुखद घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि समस्या को सॉल्व करने के लिए हम पिछले 4.5 सालों से काम कर रहे हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में शिवम जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सेल फोन कनेक्टिविटी के लिए सोलर टावर लगाना हो, चाहे हजारों किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो, स्कूल रीओपन करना हो, पुलिया का निर्माण हो, मतलब हमारी सरकार का ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, अगर उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अगर उसके बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा, अगर उनके बच्चों को अच्छा, वहां के रहवासियों को उनके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तो कम से कम जो जिस प्रकार का वातावरण पहले वहां पर निर्मित था, आप देखिए कि हमारी सरकार आई थी जो लगभग 14 जिले इससे इफेक्टेड थे, और अब ये सिमट के 1 या 2 जिलों में रह गया है, और आपने कहा इसका खात्मा संभव है क्या? ठीक है, लेकिन राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस हमले पर राजनीति करना तो कम से कम ठीक बात नहीं है। धर्मलाल कौशिक आए, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि सरकार नाकाम साबित हो रही है हमलों को रोकने में, नक्सलवाद को रोकने में। आपकी सरकार भी तो रही थी 15 साल, आप कितना हमले रोक लिए नक्सलियों के? आप कितना नक्सलवाद पर लगाम लगा पाए सर? क्या धर्मलाल कौशिक के मुंह से ये सब बातें कहना शोभा देता है आज के इस दौर में, जहां 12 जवानों की शहादत हो गई हो?
देखिए, सबसे पहले मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं हमारे वीर जवानों को। और जहां तक बात है कि निश्चित रूप से मैं अमित जी के इस पॉइंट से सहमत हूं कि नक्सली आतंक से हमें वैचारिक मतभेद बुलाकर कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना होगा। जहां तक धर्मलाल जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, वो कह रहे हैं कि पीड़ा सरकार विफल हो रही है साहब नक्सलवाद को रोकने में। रमन सिंह कितने पास हो गए नक्सलवाद को रोकने में, बताइए जरा। जो आप देख रहे हैं ये जब झीरम घाटी कांड हुआ था छत्तीसगढ़ में, किसकी सरकार थी? नहीं, देखिए, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में आज से नहीं है, 15 साल या 20 साल से नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में सन 81 से है। ये छत्तीसगढ़ उसी दिन से पांव पसार दिया था जिस दिन मैंने उसकी भूमिका शुरू हो गई थी, जिस दिन कांग्रेस सरकार ने वहां के राजा का उनका उनकी हत्या की, राजा प्रवीण चंद भलदेव की। उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन वहां पर कलेक्ट्रेट के सामने में चिरौंजी के बदले नमक का आदान प्रदान होता था और बहुत भयंकर शोषण होता था, आंध्र शोध से लोग मारे जाते थे। उस दिन से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। 15 साल के हमारे सतत प्रयासों से नक्सली आज 3 जिलों में है। 4 साल में किसी ने जादू की छड़ी नहीं लगाई, 4 साल में कम हो गया है। हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर समय कहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका। मैंने इतना विकास कर लिया है 3 साल में, शहर का तो विकास हुआ नहीं है, कि मैंने बस्तर में इतना विकास कर दिया कि नक्सली चले गए, खत्म हो गया। साहब, लाल आतंक हो या सीमा पार आतंक हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। और नक्सलियों को मान से निकाल कर मारना हो या पुनर्वास करना हो या उन्हें रिहेबिलिटेशन करना हो, हम सब समय सरकार के साथ है। लेकिन सरकार, यहाँ की स्थानीय सरकार जब कहती है कि हमने बंद कर दिया, नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, तो ये जो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से अमित शाह जी ग्रे हाउंड जो 7 राज्यों की नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक कर रहे हैं, जिस प्रकार से इंटेलिजेंस बढ़ाया जा रहा है, ये लोकल इंटेलिजेंस के फेलियर से हो रही बहुत दुखद घटना है। और हम तो नक्सलवाद में इतने थे कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी एक जीप में सवार होकर नक्सलवाड़ी क्षेत्र में जाते थे, जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है वहां जाते थे। उनके गढ़ में घुसकर उन्हें एसपीओ बनाए जाते थे जो स्थानीय युवक है। आज जो आपको दिख रहा है उसी की परिणति है कि 3 जिलों में सिमटा हुआ है, लेकिन वो सभी के गंभीर प्रयास थे। तो इसमें भी जो धर्मलाल जी ने कहा है कि घटना बढ़ रही है, वो आक्रोशित है, सभी आक्रोशित और सभी चिंतित है, हम सभी दुखी हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान देना चाहिए और सरकार को ये नहीं समझना कि बंद हो गई घटना, हम वापस चलें। अभी भी लोकल इंटेलिजेंस की छोटी सी चूक में जवानों की मृत्यु होती है, ग्रामीणों की मृत्यु होती है। सरकार को एकदम संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमित श्रीवास्तव सर, क्या ये फेलियर नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसियों का, सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की? ऐसा नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार है भूपेश बघेल की। जितनी जिम्मेदार भूपेश बघेल की सरकार है, उतनी जिम्मेदार रमन सिंह की सरकार है और उतनी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। क्योंकि नक्सलियों से निपटने का अभियान अकेला छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं है। ये जितना अभियान बीजेपी का है, उतना कांग्रेस का है, उतना केंद्र सरकार का है। तो इंटेलिजेंस फेलियर आप मानेंगे इसको? क्योंकि कुछ एक पिछले हफ्ते आप ही के पार्टी के विधायक कांग्रेस के मंडावी साहब, उन पर भी हमला हुआ। देखिए, मुझे लगता है शिवम जी कि ये विषय कम से कम अभी राजनीति करने का नहीं है। और ये मुद्दा अगर आप देखेंगे तो अमित शाह जी का भी फोन आया था, माननीय गृह मंत्री जी का भी मुख्यमंत्री जी के पास फोन आया था और उन्होंने कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे। जैसा आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हमें पता लगा, तो निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ही ये लड़ाई पहले भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ना है। और आपने एक प्रश्न किया था, उस समय आंसर छूट गया था क्योंकि राजू भाई बोलने लग गए थे। मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे इनका खात्मा पॉसिबल है। और मेरा ये मानना है और हमारी सरकार का ये मानना है कि नक्सलवाद और उसका अगर कोई स्थायी उपाय है तो सिर्फ विकास। देखिए, मैंने कहा ना कि आज राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आपने धर्मलाल कौशिक जी के बयानों को और भाजपा के नेताओं को कोट किया, तो मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है स्पोक्स पर्सन की मैं उसका भी जवाब आपके चैनल के माध्यम से दूं। देखिए, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार की प्राथमिकताओं में छत्तीसगढ़ और बस्तर कभी नहीं रहा और उनके ही कार्यकाल में, उनके जो 15 साल का कार्यकाल था, उसमें ही नक्सलियों ने अपने फन उठाए। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आदिवासियों पर अत्याचार भी हुआ। फिर बाद में हमने पटनायक कमेटी बना के 800 से ज्यादा लोगों को उसमें रिहाई भी हुई। कैसे उनको झूठे केसेस में फंसा दिया जाता था, प्रशासनिक निरंकुशता थी,
उसी प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशन, मैंने कहा ना पूर्ववर्ती सरकार शिवम जी 3 चीजों पे चलती थी, CQ, कट, कमीशन और करप्शन। और उसका इफेक्ट कहते हैं ना डीमेरिट क्या है वो बताता हूँ कि बस्तर में मैंने ऐसा कहा ना कि कभी भी वहां के लोगों को अच्छी बुनियादी सुविधाएं इन्होंने 15 साल प्रदान करने का प्रयास भी नहीं किया, और उसके कारण वहां पर जो समस्या थी वो 2 जिलों से 14 जिलों तक पहुंच गई थी। 15 साल अगर में आप सर आपने देखेंगे- क्या कर लिया? 5 साल में आपने क्या कर लिया? आप भी तो चला रहे हैं लोन वर्राटू अभियान, जिसमें नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उसके लिए उन्हें इनाम राशि दी जाती है, तमाम सारी कवायदें होती हैं। उस लोन वर्राटू अभियान की हवा निकल गई सर, आज फिस हो गई, टाइटा फिस हो गई। देखिए शिवम जी, हाँ। देखिए कहना अलग होता है विषय, लेकिन हाँ। अगर पिछले 4 सालों से आप देखेंगे, हाँ। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हाँ। हमारी सरकार आने के बाद जो वहां पर काम हुए हैं, हाँ। विकास की जो मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा गया है, हाँ। आप देखिए 1-2 घटनाएं हो रही हैं, घटना एक भी दुखद है, एक भी घटना होना दुखद है, मैं आपको बता दूं, लेकिन 14 जिलों से एक जिले तक अगर सिमटा है तो हमारी सरकार में। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा ना कि ये जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों केंद्र और राज्य सरकार की, और दोनों मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का फोन जो आया मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित तौर पे उनके करारा जवाब भी दिया जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि लगातार आज जो विकास वहां पर हो रहा है, ऐसी अनगिनत योजनाएं, मैं आपको बता दूं कि जैसे इनके समय में 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमारे समय में 65। लोगों का जीवन स्तर वहां पर सुधर रहा है। ठीक है, लोगों को याज्ञवल्क्य बहुत मिश्रा साहब सुविधाएं मिल हमारे रही हैं। साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और नक्सल मामलों के जानकार भी हैं, नक्सलियों के जानकार भी हैं। याज्ञवल्क्य जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस तरह के हमले को? क्योंकि 11 जवानों की शहादत, राजनीतिक दल सर इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इस शहादत में किसी का भाई चला गया, किसी का पोता चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया सर, हमेशा हमेशा के लिए। क्या राजनीति जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मसला ये भी है कि जब भी हम इस मसले पे बात करते हैं तो हमारे अंदर की जो विचारधाराएं हैं, हाँ। वो हावी हो जाती हैं, जो एक को पक्ष में ले जाती हैं, एक को विपक्ष में ले जाती हैं। हाँ। और इस फेर में हम तथ्यों को भूल जाते हैं। अभी मेरे पूर्ववर्ती सज्जन संभवतः कांग्रेस के साथी थे, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हूँ, इसलिए हाँ, तो वो थोड़ा सा गफलत में है। नक्सलवाद का जो विषय है वो सन 80 में आ गया था बस्तर में, उसने अपना विस्तारित रूप 90s में लिया था, और 93 में पहला ब्लास्ट हुआ था जिसमें 16 लोग शहीद हो गए थे। तो मैं इस मसले पे नहीं जाना चाहता कि किसकी सरकार थी और क्या सरकार थी। मैं ये भी नहीं दोहराना चाहता कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो ये सुर आ जाते हैं। सत्ता में जो रहेगा वो ये कहेगा कि देखिए राजनीति का मसला नहीं है, अभी तो कंधे से कंधे मिला के लड़ने का समय है। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। जहां तक पर्टिकुलर इस घटना का विषय है, तो ये घटना को लेकर एक रणनीतिक जो चीजें हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। और उसका विषय बस इतना है कि बहुत तेजी के साथ कैंप स्थापित हो रहे हैं बस्तर के अंदरूनी उन इलाकों में जो आधार इलाके माने जाते रहे हैं नक्सलियों के, और बहुत ही रणनीतिक तरीके से हो रहा है। कैंप स्थापित हो रहे हैं अंदर में, फोर्स की पूरी ताकत या प्रशासन की पूरी ताकत है कि कैंप लगे। हाँ। कैंप लगने के बाद वो सारी चीजें आती हैं, फिर आप उसको सड़क कहिए या बाकी चीजें कहिए। तो ये जो हमला है, ये हमला कोई अप्रत्याशित नहीं था। ऐसा होगा, वो एक बड़े हमले की कवायद कर रहे हैं, इसकी संभावनाएं, इसकी आशंकाएं थी, इनपुट था, लेकिन वो घटना कहाँ हो जाएगी इसको लेकर निश्चित तौर पे कोई बात कही जाना संभव नहीं था। ये भी बिल्कुल चकित करता है कि अरनपुर से जब आप जगरगुंडा की ओर जाएंगे तो वो जो सड़क है वो पक्की सड़क है, डामर की सड़क है। हालिया दिनों वहां पे बस शुरू हो गई थी और करीब 35 वर्षों के बाद बुक सेवा वहां शुरू हुई थी। तो वो उस डामर वाली सड़क पर ब्लास्ट कर गए, और इतनी तेजी के साथ कर गए कि एक बार डीआरजी गई और दूसरी बार उसी रोड पे डीआरजी लौटी और उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। इतना तेज उनको क्विक समय मिल गया, जबकि उस रास्ते पे कम से कम 3 कैंप है, जिसमें से एक सीआरपीएफ का कैंप है। तो ये चिंताजनक विषय है कि ये क्या गड़बड़ हो गई है, ये कैसे हुआ कि वो एक ऐसी जगह उन्होंने हमला कर दिया जिस हमले को लेकर संभावनाएं नहीं थी। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर ये अटैक कर जाएंगे। हालांकि आईईडी ब्लास्ट को लेकर जो अब तक की टैक्टिक है नक्सलियों की, उनको कोई बहुत बड़े संख्या बल की जरूरत नहीं होती है। पीएलजीए जो उनका सबसे लोकल ग्रुप होता है,
ग्रामीणों का, वो इस मामले में ट्रेंड किया जा चुका है कि वो चटपट लगा दें आईईडी और ब्लास्ट कर दें, यानी सिर्फ 2 ग्रामीण या 2 नक्सलियों का सबसे निचला कैडर आईईडी ब्लास्ट कर देगा। मगर सवाल ये है कि चूक को स्वीकारने में यदि हम अगली बार वो चूक हमसे नहीं होती और अगर ये चूक स्वीकार लेते हैं तो दिक्कत क्या है, गलती क्या है? ठीक है, डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे से जुड़ गए हैं इस वक्त। नहीं होता, हमको गलती स्वीकार नहीं चंद्राकर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं सर इस हमले को? कितनी बड़ी चूक इसे कहें इंटेलिजेंस की? क्या सरकार के पास, इंटेलिजेंस के पास नक्सलियों को ट्रैक करने का सिस्टम है? क्या वो फेल साबित हो रहा है? क्या राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है, सरकार के विधायक मंडावी साहब, उन पर हमला होता है नक्सली का। हालांकि वो इसमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमला तो सर हुआ। और ऊपर से अगर कोई सुरक्षा बलों को, पुलिस को अगर नक्सलियों के बारे में जानकारी दी जाए किसी मुखबिर के द्वारा, तो सबसे पहले ये मुखबिर को टारगेट करते हैं नक्सली, सबसे पहले मुखबिर को ही लेके आते हैं पकड़ के गांव से। तो क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ में जब तक छत्तीसगढ़ है नक्सल गढ़ रहेगा छत्तीसगढ़, ये कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए? या फिर इसका खात्मा करने के लिए एक सुनियोजित नई रणनीति बनानी होगी सरकारों को? जी बिल्कुल शिवम जी, पर प्रमुख बात यह है कि एक साथ 900 लोग रहते हैं कैंप में, उन वो लोग सर्च करने जाते हैं तो हट जाते हैं, लेकिन ये 10 में नहीं कैसे जाए, इस विषय के प्रशासन के पास क्या इस तरह से आना जाना रूटीन में ही चल रहा। और दूसरी बात है, अमित शाह जब बस्तर आए और करणपुर गांव में वो डिक्लेयर किए थे कि बहुत जल्द बस्तर से नक्सली जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा और हर तरह प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी इसी महीने 7 अप्रैल को जिस तरह से ड्रोन से और हवाई फायर किया गया, बमबारी की गई बस्तर के पहाड़ों गाँव, तो इसके विरोध में वहां के नागरिक लोग खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर मूल बात है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन ऐसा हो तो क्या बात है कि कैंप बनाते हैं तो हमारे आदिवासी भाई विरोध करते हैं, तो कम्युनिकेशन हो, दोनों एक दूसरे के सहयोगी साबित हो। और मुझे याद है जब राजनाथ जी गृह मंत्री होते थे तो 2018 में नक्सल प्रॉब्लम के समाधान के ऊपर एक समाधान ही पैकेज बनाया गया था, और उस समाधान के पैकेज के अनुसार उसमें विकास की भी बात थी, उसमें कह सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों की भी बात थी, उसमें इमोशन की भी बात थी, डायलॉग की भी बात थी। लेकिन यहाँ पर हमारे फौज के जवान अगर बमबारी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, तो क्या आप नक्सलियों को समाप्त करना चाहते हैं लेकिन इसमें पीछे जा रहे हैं आदिवासी, तो क्या नागरिक ठिकाना है और क्या नक्सलियों का ठिकाना है? ये तभी संभव होगा जब आपस में आम नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन होगा। समय की दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, राजीव चक्रवर्ती जी शुक्रिया, चंद्राकर साहब आपका शुक्रिया, और याज्ञवल्क्य मिश्रा जी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलगढ़ कम मुक्ति मिलेगी छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ से, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आए दिन इस तरह के हमले होते हैं, कहीं आईडी मिलता है, कहीं आईडी ब्लास्ट होता है, कहीं नक्सली हमला कर देते हैं सुरक्षा बलों पर, सीआरपीएफ पर, पुलिस फोर्स पर। चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी।